हम इसको ये भी बता देंगे कि इससे तीव्र गति भी होती है और कितनी तीव्र गति होती है और वो किसकी होती है ये भी बता देंगे। प्रकाश का वेग होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। हम बताएंगे एक ऐसा पदार्थ जो 12 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है, उससे अधिक गति नहीं। आकाश गंगाओं की। अब ये जो अब तक विषय आए ये इतने सूक्ष्म है कि साइंस इसको जानने में पता नहीं कितने वर्ष लगाएगा। तो इसकी लेबोरेटरी उनके पास भी नहीं है। सरनादी में ऐसी लेबोरेटरी हर देश थोड़ी बना सकता है। वो तो 30 देशों ने मिलकर बनाई है वो लेबोरेटरी, अकेले अमेरिका के बस की बात भी नहीं। मित्र हाँ। मैं ऐतरे के आधार पर कहूंगा, फिर कहूंगा आप इसको प्रयोग करके देखिए, ये ऐसा मिलेगा। वो कहेंगे मित्र, एक बार राव साहब ने प्रश्न उठाया, ये कहा था स्वामी जी आप पार्टिकल फिजिक्स में बताएंगे तो पार्टिकल फिजिक्स की तो कोई लेबोरेटरी अपने इंडिया में तो है नहीं, वो जिनेवा में है। कोई ऐसी चीज भी बताएंगे जो हम भी देख सकें, तब उनके काम की चीज बता भाई, उनके काम की चीज बता दूं। ये तो बहुत सूक्ष्म बातें हैं। ये उस लेबोरेटरी का विषय है जिसको 30 देशों ने मिलकर के बनाया है जिनेवा में। पहले साइंस तर्क से तोलता है। 1961 में पीटर हिग्स ने एक कल्पना दी दुनिया की। सुरेश जी, ये थी कल्पना कि कोई कण हल्का होता है, कोई कण भारी होता है, कोई कण कम भारी होता है, किसी में वजन ही नहीं होता। वजन शब्द प्रयोग ने कहा, साइंस की भाषा में इसको मास कहते हैं, लेकिन यहां समझाने के लिए वजन मान लीजिए। तो उन्होंने कल्पना दी कि ऐसा कोई कण होना चाहिए जो इस वजन के लिए उत्तरदायी हो। कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, थ्योरी बता, तार्किकता के आधार पर। कोई बहुत विस्तृत थ्योरी उन्होंने नहीं दी थी, केवल उन्होंने विचार व्यक्त किया कि ऐसा होना चाहिए। पहले विचार पैदा होता है और उसके बाद उस पर रिसर्च शुरू होता है। माइकल फैराडे ने देखा, मैंने अपने अध्यापकों से सुना था, ज्यादा रब साहब को मालूम होगा, किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा। जब वो विद्युत धारा करंट प्रवाहित हो रहा था, उसके पास चुंबक ले गए फैराडे, तो चुंबक में विक्षेप हुआ। तो उन्होंने कहा कि विद्युत का चुंबक से क्या संबंध है। तब उन्होंने कहा कि विद्युत प्रवाहित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, इसका अर्थ ये हुआ। और तो इससे ये भी होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र से भी विद्युत उत्पन्न होनी चाहिए। इस आधार पर जनरेटर बना और इसमें 11 वर्ष लगे, ऐसा हमारे लेक्चरर्स ने बताया। हाँ हाँ पढ़ा है। उदयपुर में नहीं, वो पाथेकण में छपा था। हाँ हाँ उसमें छपा था। पुराना एक कोई विमान मिला अफगानिस्तान की किसी गुफा में, और अमेरिका की सेना ने उसको पकड़ करने की 30 सैनिक वहां गए, तो वो समाप्त, उनका पता ही नहीं लगा कहां गए। वो महाभारत कालीन कोई विमान था, विमान का अवशेष था। फिर तो अब उसमें से कौन सी तरंगें निकल रही थी वो खोज का विषय है, लेकिन वो तो मर गए। फिर उसको पता नहीं कैसे करके कंट्रोल भी किया था, आगे खबर मालूम नहीं। अफगानिस्तान में छुपा था किसी गुफा में, उनको भी पता नहीं हुआ क्या है। तो फैराडे को पहले मन में हुआ कि ऐसा होता है तो ये भी होना चाहिए। ऐसे ही पीटर हिग्स के मन में हुआ कि कोई ऐसा कण होना चाहिए जिससे मास होता है। तो उस पर वैज्ञानिकों ने विचार करना शुरू किया। एक दिन में प्रयोग नहीं होता है, 20 वर्ष तो इस पर विचार चलता रहा। दुनिया के लोग विचार करते रहे, तार्किक रूप से उनको सही लगा, तार्किक रूप से, यद्यपि वो सही नहीं है तार्किक रूप से, हमारे तर्क का उनके पास उत्तर नहीं अभी भी, लेकिन उनको सही लगा। फिर लाइट हेड्रोन कोलाइडर बनाया LHC, जिसमें 23,000 करोड़
दौरा लगे उस मशीन बनाने में, फिर उस मशीन बनाने में 20 वर्ष लगे, और उसके बाद प्रयोग हुआ हिग्स कण मिला, और नोबेल पुरस्कार मिला पीटर हिग्स को, जो अभी जिंदा है, और एक और साथ में था। तो जो विचार 1961 में दिया था, उसका परिणाम अब प्राप्त हुआ 2 साल पहले। कितने साल हो गए? 50 वर्ष से ज्यादा हो गए, 51-52 वर्ष। लेकिन पहले पीटर हिग्स ने कोई प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने विचार दिया था ऐसा ही हम विचार देंगे, उनको तार्किक लगे ऐसे विचार। और दूसरी बात, उनकी समस्याओं का समाधान भी उन विचारों से होता हो तार्किक रूप से, तो वो महत्व देंगे। अब स्थूल जगत पर आते हैं। अभी जब मित्रा साहब का नाम सूचना मिली कि गूगल पर इंडियन फिजिसिस्ट में 20 लोगों में उनका नाम भी जुड़ा है, जिनमें 14 दिवंगत हो गए, 6 वर्तमान में हैं। उनमें 2 नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, और होमी जागीर भाभा, मेघना शाह, ऐसे भी लोग हैं। उनमें मित्रा साहब का नाम जोड़ना हमारे लिए भी गौरव की बात है। तो मैंने उनको एक दिन फोन पर कहा, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये थोड़ा स्थूल है, वो सूक्ष्म था। मैंने कहा कि मित्रा साहब, मैंने जो अभी तक फिजिक्स में पढ़ा है, कॉस्मोलॉजी में पढ़ा है, पृथ्वी मंगल आदि जो ग्रह हैं वो बाद में बने, पहले सूर्य बना, ऐसा साइंस मानता है। सभी पुस्तकों में ऐसा ही पढ़ा। वो लोग सूर्य की आयु लगभग 10-12 अरब वर्ष मानते हैं, और पृथ्वी की आयु 4-5-6 अरब वर्ष मानते हैं वैज्ञानिक। तो 2 गुनी आयु होगी सूर्य की उनके हिसाब से। सबसे पहले मैंने पूछा, मित्र साहब, आकाश गंगा के केंद्र में क्या है? अब वो एकदम चुप हो गए, अचानक प्रश्न आता है, चुप भी हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, साइंस वैसे ब्लैक होल मानता है। मैंने, आप तो नहीं मानते ब्लैक होल का अस्तित्व, नहीं मानते, इसका मतलब इको जो आपका मॉडल है कि हाँ वही मान लीजिए, लेकिन इसमें साइंस अभी निश्चित नहीं है कि आकाशगंगा के केंद्र में क्या है। पर हाँ इतना है कि कोई ऐसी चीज है जो बहुत आकर्षण वाली है। दूसरा प्रश्न मैंने किया कि तारे पहले बने कि वो केंद्र, अभी और बड़ी समस्या होगी। तो मैंने कहा, मैं ऐसा मानता हूं अपरे ऐतरे विज्ञान के आधार पर कि सूर्य बाद में बना और सारे ग्रह पहले बने, इसी प्रकार सभी तारे बाद में बने, उनके ग्रह पहले बने, और तारे पहले बने, उनका केंद्र बाद में बना। अर्थात सबसे पहले ग्रह बने, उनके बाद तारे बने, उसके बाद आकाशगंगाओं के केंद्र बने। थोड़ी देर चुप रह के बोलते हैं कि स्वामी जी, आपका विचार भी पॉसिबल है। जो व्यक्ति विश्व स्तर का कॉस्मोलॉजी का वैज्ञानिक है, सृष्टि विज्ञान है, वो कहते हैं कि आपका विचार भी पॉसिबल है। फिर बोले, आप कोई बुक लिख रहे हैं? मैंने कहा, पहली वाली बुक नहीं है 80 पेज की, अब के लगभग 2500 पेज की पुस्तक होगी, जब लगभग 2500 का अनुमान था। बोले, हिंदी में लिख रहे हैं? संस्कृत में। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, अवश्य पढ़ूंगा मैं उसके। मैंने अब एक बात और सुनिए, मैंने उनको कहा कि मैं एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, सूर्य की कक्षा स्थिर होने के बाद पृथ्वी की कक्षा कितने दिन में स्थिर हुई, मंगल की कितने दिन में हुई, बुध की कितने हुई, ये नहीं, सारे ब्रह्मांड के ग्रहों की कक्षाएं, उनके तारों की कक्षाओं के स्थिर होने के कितने वर्ष बाद उनकी ऑर्बिट बनती है, ये मैं एक सार्वभौम फॉर्मूला दूंगा। कोई वैज्ञानिक पृथ्वी के बारे में बता सकता है कि मान लो सूर्य बाद में बना, तो सूर्य की कक्षा या सूर्य की कक्षा के स्थिर होने के बाद कितने दिन बाद पृथ्वी ने स्थायी कक्षा ग्रहण की थी। पहले डामाडोल थी पृथ्वी, सारे ग्रह, उपग्रह, तारे। एक पृथ्वी के बारे में बताएगा, मंगल के बारे में बताएगा, और किसी के बारे में बताएगा। लेकिन एक व्यक्ति वैदिक विज्ञान से दावा करता है, सारे ब्रह्मांड के लिए सार्वत्रिक फॉर्मूला दूंगा कि हर ग्रह
अपने तारे से, जो जिसके चारों वो चक्कर लगा रहा है, उसकी कक्षा के स्थिर होने के बाद कितने वर्ष बाद स्थिर होगा, ये मैं सार्वभौम फॉर्मूला दूंगा। तो उन्होंने कहा स्वामी जी इस पर तो इसको कोई नहीं जानता। तब उन्होंने कहा मैं पुस्तक उस प्रतीक्षा करूंगा। हाँ, अब फिर उसमें एक अध्याय शायद 18वां है। कई साल पहले सुरेंद्र जी से बात हुई, बोले नेष्टी जी हमारी समझ में आज तक नहीं आया, आयुष्टोम गोलोक और ये नवोन हमारे समझ में नहीं आता। उसी 18वें 19वें अध्याय में पूरा सिस्टम बताया है कि कैसे कैसे सारे ग्रह तारे आकाशगंगा के केंद्र कैसे बनते हैं और कैसे इनका स्थायित्व होता है, कैसे कैसे घूमने लगते हैं। एक पृथ्वी कल मैंने बताया था 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रही है सूर्य के चारों और 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी परिधि में घूम रही है। और सूर्य कितनी तेज चल रहा है? सूर्य की गति है 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा लगभग, आकाशगंगा के केंद्र हो। और सूर्य के साथ पृथ्वी आदि ग्रह भी दौड़ रहे हैं। तो पृथ्वी की कितनी गतियां हुई? एक तो 1600 किलोमीटर ऐसे, दूसरी गति हुई 1,00,000 किलोमीटर ऐसे, तीसरी गति हुई 7 लाख किलोमीटर सूरज के साथ दौड़ रही है। मैंने कहा इतनी सारी गतियां, लेकिन हम पर कोई प्रभाव भी नहीं आता। एक गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सी के बीच में गर्म हाइड्रोजन भरा हुआ है और एक सौरमंडल और दूसरे सौरमंडल के बीच में भी गैस भरी हुई है। मैंने कहा कि 7 लाख किलोमीटर की गति से सूरज जैसा विशाल पिंड जब उन गैसों से टकराएगा तो घर्षण क्यों नहीं होता? तो कहने लगे उसका डेंसिटी बहुत कम है, अपने वायुमंडल से लगभग 10,000 या 1,00,000 गुनी कम। क्या 10,000 तो होनी चाहिए। हमारी गैलेक्सी में उल्का पिंड आता है, जल के नष्ट हो जाता है। हमेशा संवेग क्या होता है? मात्रा गुणा वेग। जो पिंड जितना भारी होगा, एक एक्सीडेंट होता है, भरा हुआ ट्रक ज्यादा टक्कर मारेगा कि खाली जिसमें ज्यादा वजन। तो सूर्य इतना वजन, जिसका वजन पृथ्वी से 3,30,000 गुना है, वो 7 लाख किलोमीटर की गति से दौड़े और भले ही वो गैसें कितनी कम है तो भी उस पर प्रभाव पड़ना चाहिए। और पृथ्वी पर न पड़े तो पृथ्वी के अंदर जो वायुमंडल है उससे वो गैसें 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टकराएंगी, तो उनके एटम मॉलिक्यूल उनके क्यों नहीं नष्ट होते, उनमें परिवर्तन क्यों नहीं होता? हम आज तक जी रहे हैं। इसका कोई समाधान नहीं, इस पर सोचा भी नहीं वैज्ञानिकों ने। ये कह के छोड़ दिया कि बहुत कम गैस है, पर गति भी तो देखिए, हमारा बाल तक नहीं हिलता है। अगर हम वहां चले जाएं जहां वायु नहीं और इतनी गति से चल रहे, बाहरी गति, बाल तक भी नहीं हिलता है। हम ऐतरे के माध्यम से बताएंगे ये सब क्यों नहीं होता है। कौन सी ऐसी ऋचाएं हैं जो सूर्य और ग्रहों के साथ साथ चलते हुए उनका रास्ता बनाती हुई चलती है? कौन सी ऐसी ऋचाएं हैं जो सूर्य मंडल को दूसरे मंडल के बीच में एक बाहर ऐसी परिधि बना लेती हैं कि बाहर का प्रभाव बहुत कम होता है। उनमें भी एक पृष्ठ तनाव जैसा होता है। जैसे पानी के ऊपर एक फिल्टर पेपर रख दें और एक सुई रख दें, धीरे से रख दें, पेपर डूब जाएगा, सुई तैर भी सकती। ये उसका पृष्ठ तनाव। ऐसा एक पृष्ठ तनाव उस सौर मंडल की परिधि में भी है, जिसको हमारे यहाँ व्योम कहा जाता है। हमारी भाषा में व्योम इसको कहते हैं। एक सौर मंडल के अंदर का जो भाग है ये ऑब्जर्वेशनल भी हो सकता है। मित्रा साहब कहते हैं एक होता है थ्योरेटिकल, एक होता है ऑब्जर्वेशनल और एक होता है टेक्निकल। तो ऑब्जर्वेशनल ये मित्रा राव साहब का विषय,
हॉर्टिकल्चर मित्रा साहब का विषय है, टेक्निकल इंजीनियर्स का विषय है। छंदों का विज्ञान तो हम बता ही रहे, छंदों का विज्ञान तो बहुत बड़ा है। हमारी थ्योरी बिग बैंग का भी खंडन करेगी। विज्ञान में भी प्रतिक्रियावाद जन्मा है। जयंत विष्णु नार्लिकर, जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक क्या, रविशंकर विश्वविद्यालय शायद जबलपुर में, उसमें उनका 1980 में कुछ व्याख्यान हुए थे, वो पुस्तक रूप में। बिग बैंग का खंडन करते करते उन्होंने कहा कि बिग बैंग नहीं है, इसमें कोई समाधान नहीं होता, इसलिए सृष्टि अनादि है। वही प्रतिक्रियावाद हुआ कि नहीं, क्या सब कुछ ईश्वर नहीं है? किसी ने कहा कि ईश्वर नहीं है, प्रकृति सब कुछ है, दूसरा कहता नहीं प्रकृति नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ। ऐसा ही कुछ जयंत विष्णु नार्लिकर, और ये उनकी थ्योरी नहीं है, इंग्लैंड के हॉयल और फ्रेड, दो वैज्ञानिकों की थ्योरी है, उनके साथ जयंत विष्णु नार्लिकर ने काम किया है। लेकिन हम किसी प्रतिक्रियावाद में कोई थ्योरी नहीं देंगे। हम कहेंगे बिग बैंग भी गलत है और ब्रह्मांड अनादि है, कभी सृष्टि नहीं बनी, यह भी गलत है। बिग बैंग का साइकिल भी गलत है। ब्रह्मांड एक स्थान से नहीं पैदा हुआ, ब्रह्मांड सर्वत्र व्यापक प्रकृति पदार्थ से किस किस स्टेज में आकर के बनता है, ये हम बताएंगे। ब्लैक होल क्यों नहीं हो सकता, ये भी बताएंगे। मास, द्रव्यमान, वजन कहां से आया, वो कहते हैं हिग्स बोसन। मैंने पूछा, जो भारतीय टीम के लीडर हैं प्रोफेसर एन के मंडल है, वो सारी इंडिया के न्यूट्रॉन ऑब्जर्वेटरी हेड थे। उनसे हमने पूछा कि पीटर हिग्स साहब के मन में विचार आया कि कोई हल्का है, कोई भारी है, किसी में वजन नहीं है, तो कोई कारण होगा, कोई इसका दूसरा कण ऐसा होगा जो इसके लिए उत्तरदायी होगा। मैंने कहा कि मंडल साहब, उस कण में मास क्यों होता है फिर? जब मास इलेक्ट्रॉन में नहीं हो सकता, क्वार्क में नहीं हो सकता, किसी में, तो उसमें कैसे हुआ? वो कहां से आया? फिर मैंने दूसरा प्रश्न से भी किया, अगर मैं कहूं किसी में विद्युत आवेश होता है, किसी में नहीं होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में पॉजिटिव होता है, किसी में नेगेटिव होता है, तब मैं कहूं कोई एक ऐसा कण है जो चार्ज पैदा करता है, तब आप क्या कहेंगे? जैसे मास एक मूलभूत मात्रा है, वैसे चार्ज भी मूलभूत मात्रा है, गुण है। इसका कोई उत्तर उनके पास नहीं है, लेकिन चल रहा है। हिग्स बोसोन अगर कोई है तो उसमें मास कैसे आया, हम बताएंगे। मास की उत्पत्ति कैसे होती है, चार्ज की उत्पत्ति कैसे होती है, धन आवेश या ऋण आवेश, उसकी उत्पत्ति कहां से होती है, तारों की उत्पत्ति का पूरा विज्ञान बताएंगे। तारे का मतलब जिसमें अपना प्रकाश हो जाए, सूर्य जैसे तारे। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में वैज्ञानिकों से पूछते हैं तो कहते हैं अंधेरे, डार्क को डार्क में रहने दो स्वामी जी, इस पर चर्चा मत करो, इसको कोई नहीं जानता। तो कुछ कहते हैं ये कल्पित है, हम कल्पित भी नहीं मानते, लेकिन डार्क एनर्जी, डार्क मैटर का हमें ऐसा स्वरूप बताएंगे जो इनके स्वरूप से भिन्न होगा। ये रंजीत की मां का फोन, सुमित को कहता, वो बात कर लेगा, रंजीत रहता था ना, हाँ सुमित को बात कर, सुमित को भेजना मंच पर। ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन कैसे होता है, तारे से प्रकाश क्यों आता है, हमारा शरीर प्रकाश को कैसे सोख लेता है, कैसे वस्तु गर्म होती है, कैसे चमकने लगती है, ये सारा विज्ञान अभी निश्चित नहीं है। क्यों उत्सर्जन होता है, इसको हम बताएंगे क्यों उत्सर्जन होता है। सारे लोग और सारे कण अपने अक्ष पर गति क्यों करते हैं, ये भी हम बताएंगे।
और गैलेक्सियां इस ब्रह्मांड में 7 प्रकार